शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाले हिस्से के साथ में साइंस की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं। स्टील बनाते समय जो हम CO2 का उत्सर्जन करते हैं, भारत देखा जाए तो विश्व का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर माना जाता है। ठीक है, विश्व का दूसरे नंबर का स्टील निर्माता है भारत। लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह है, हम स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर तो रहे हैं, स्टील का निर्माण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सेकंड नंबर में है विश्व में। लेकिन हम जिस मेथड से स्टील का निर्माण करते हैं उससे CO2 कितना निकलता है, क्या हम उसके उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, उसी के ऊपर साइंस की ये न्यूज़ आई है। इंडिया जो कि विश्व का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर माना जाता है, इसने प्रोड्यूस किया था 118.2 मिलियन टन स्टील 2021 में। लेकिन यहाँ पर बुरी खबर यह है, जब हम 1 टन स्टील बनाते हैं तो उस समय हम लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, 1.8 टन CO2 को हम रिलीज़ करते हैं, making the sector's decarbonization plans an integral part of the country's ability to achieve its climate commitment। लेकिन यहाँ पर इस सेक्टर का जो डीकार्बनाइजेशन का प्लान है वो एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है हमारे देश की एबिलिटी का, कि कैसे करके हम क्लाइमेट चेंज को अचीव कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज से हमें निपटना है तो इसके लिए एक कदम हमें और उठाना पड़ेगा कि हम जो इतना ज़्यादा CO2, जितना हम स्टील नहीं बना रहे हैं उससे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसको कैसे करके रोकें। केमिकल रिएक्शन की बात करी जाती है। पहले नंबर का जो रास्ता है वो क्या है कि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें केमिकल रिएक्शन की में, जिससे हम सेपरेट कर सकें आयरन को फ्रॉम आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड लोहे का अयस्क होता है, कच्चा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम आयरन अलग करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें से हमें क्या काम करना है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है जिससे हम आयरन ऑक्साइड से आयरन को अलग कर सकें। कार्बन जो है करेंटली यूज़ किया जाता है, इसकी जगह में हम हाइड्रोजन की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही एक समस्या हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन जो है सब्स्टिट्यूटेड नहीं हो सकता है डायरेक्टली, बिकॉज डूइंग सो मेक्स द सेपरेशन रिएक्शन वेरी स्लो। अब हाइड्रोजन का इस्तेमाल यदि हम डायरेक्ट करेंगे ना, तो जो सेपरेट हम कर रहे हैं, लोह अयस्क से लोहा निकाल रहे हैं, वो प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। फिर एक न्यू पेपर में वैज्ञानिक लोग जो कि जर्मनी के हैं, उन्होंने कुछ फाइंडिंग लाया है और कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। इस स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया था फिजिकल रिव्यू लेटर सन 19 अप्रैल को। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टील की हम बात करते हैं, ज़्यादा मजबूत स्टील कौन सा रहेगा जिसमें 1% कार्बन है। इस चीज़ को हमें अचीव करने के लिए आयरन ऑक्साइड को हीट किया जाता है कोक के साथ में, मतलब कोयला, ए फॉर्म ऑफ कोल विथ हाई कार्बन कंटेंट। कोयला के साथ में हम आयरन ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं, 1700 डिग्री टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है और हम ब्लास्ट फर्नेस में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में हम डालते हैं आयरन ऑक्साइड, इसके साथ साथ में हम डालते हैं कोयला और 1700 डिग्री तक हम गर्म करते हैं। कार्बन रिमूव्स ऑक्सीजन, इसके बाद जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन को अलग कर देता है, ठीक है, और इसमें निर्माण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो हम दिसंबर 2021 का जो पेपर है, दिस प्रोसेस अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ स्टील मेकिंग। इसी के चलते चलते हम देखते हैं 90% जो कार्बन फुटप्रिंट है स्टील मेकिंग में हो रहा है। जब ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड से निकल रहा है, उसको छोड़ रहा है, साइंटिस्ट नो दैट इट लीव्स बिहाइंड माइन्स्कल पोर्स इन आयरन। इससे क्या होता है, हमें थोड़े थोड़े माइन्स्कल मतलब एकदम सूक्ष्म पोर दिखाई देते हैं आयरन में। जर्मन टीम ने यूज़ किया था फेस फील्ड मॉडल का एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का, ताकि वो डिस्कवर कर सकें कि जब हाइड्रोजन एक अभिकारक के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डिपार्टिंग करेगा ऑक्सीजन को, कंबाइंस विथ इट फॉर्म वाटर दैट बिकम ट्रैप्ड इनसाइड द पोर्स। अब यहाँ पर भी दिक्कत ये हो गई है, यदि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल करें,
यदि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर एक माइनस्कल वर्ड यूज़ किया गया था। माइनस्कल मतलब होता है सूक्ष्म। जर्मन टीम ने फेस फील्ड मॉडल का इस्तेमाल किया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया ताकि वो डिस्कवर कर सकें जब हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहा है और डिपार्टिंग मतलब क्या चीज़ निकल रही है, ऑक्सीजन कंबाइंस विथ इट टू फार्म वाटर। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के कहीं पानी ना बन जाए, ठीक है, बिकम्स ट्रैप्ड इनसाइड द पोर्स, और जो पोर्स बना हुआ है उसमें ट्रैप हो जाए। यहाँ ट्रैप्ड वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है फंस जाना। फ्रॉम हेयर इट रीऑक्सीडाइज, अब इससे क्या हो जाएगा, फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड रीऑक्सीडाइज द आयरन एंड कंसिडरेबली स्लोस ऑक्सीजन रिमूवल। अब दोनों मिक्स हो गए हैं, अब इसके बाद हम ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है स्लो, डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो स्लो काम करेगा। एक सॉल्यूशन के तौर पर यदि हम देखें तो रिसर्चर लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि यदि हम क्रिएट करते हैं एक नैरो चैनल, कहाँ पर, मिनरल में, किसके माध्यम से, थ्रू विच द वाटर कुड ड्रेन अलाउइंग हाइड्रोजन टू एंटर दैम एंड कंटिन्यू रिमूविंग ऑक्सीजन। इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि हमें एक नैरो चैनल को क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पर, मिनरल में। इससे क्या होगा, वाटर को ड्रेन, वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इससे क्या होगा, हाइड्रोजन एंटर कर पाएगी एंड कंटिन्यू रिमूव ऑक्सीजन, और इससे ऑक्सीजन निकलते जा रही है, हाइड्रोजन एंटर करते जा रहा है। माइक्रो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर की बात करें, इस चीज़ को एंड करने के लिए रिसर्चर ने प्रपोज किया है कि हम क्रिएट करेंगे एक माइक्रो फ्रैक्चर स्ट्रक्चर ऑन द फीडबैक टू इंक्रीज रिडक्शन काइनेटिक्स। रिडक्शन में जो एनर्जी लग रही है उसको घटाना है, इम्प्रूव करना है मेटालाइजेशन को। देयर आर सेवरल चैलेंजेस टू द वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस। तो बहुत सारे चैलेंजेस हमको दिखाई देते हैं यदि हम हाइड्रोजन को डायरेक्ट रिडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं, सच एज रिडक्शन काइनेटिक्स एंड द हाई कॉस्ट ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट। जैसे कि हमको जो है एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इसके साथ साथ में हाइड्रोजन हमें महंगा भी पड़ जा रहा है। तो ये तो थी क्लाइमेट चेंज से यदि भारत को निपटना है तो सबसे पहले हम जो स्टील मेकिंग में CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको कैसे करके हम कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो एशियन एलिफेंट से रिलेटेड आई है। एशियन एलिफेंट का जो हैबिटाट है, हैबिटाट मतलब होता है आवास स्थल, ठीक है। आवास स्थल हम किसको कहेंगे, नेचुरली वो जितने जंगल का इस्तेमाल कर रहे थे अपने भोजन के लिए, आने जाने के लिए, ठीक है, अपने अदर चीज़ों के लिए, तो वो जो आवास स्थल है उनका कम होते जा रहा है। आवास स्थल कम होते जा रहे हैं तो इससे क्या होता है, वो अपने जंगल को छोड़कर फिर गांव में लोगों, किसानों के खेतों में एंटर करना चालू कर देते हैं खाने की तलाश में। इससे ह्यूमन और एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है और फिर हम देखते हैं कि या तो इंसान मारे जाते हैं या तो फिर हाथी मारे जाते हैं। हाथी की जो ज़्यादातर डेथ हो रही है वो हम देखते हैं जैसे कि रेल की पटरी बिछी हुई, वहाँ से कट करके ख़त्म हो गए, या फिर हम देखते हैं किसान लोग अपने खेतों में बिजली की तार लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई जानवर फसलों को ना नुकसान पहुँचाए, तो इसी चक्कर में भी हाथियों की डेथ हो जाती है। तो जो एशियन एलिफेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एशियाटिक एलिफेंट भी बोलते हैं, ये इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और ये लार्जेस्ट लैंड मैमल माना जाता है इंडिया में। द जीनस एलिफेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। इसका जो जीनस है, ठीक है, इसका जो जीनस होता है, जाति की बात करें, वंश की बात करें, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, अफ्रीका से हुई है। साउदर्न हमारा जो एशिया था, ठीक है, जब वो एक्सपांड हो रहा था उसी टाइम में ये वहाँ से यहाँ आया। जितनी भी जो स्पीसीज़ हैं इस जाति की, वंश की, ओनली द एशियाटिक एलिफेंट इज़ अलाइव टुडे, और उनमें से अभी तक यही हाथी अभी तक बच पाया है। आयुषन स्टेटस की हमें यदि बात करें, ठीक है, इसका जो हैबिटाट है एशियाटिक एलिफेंट का वो कहाँ कहाँ है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, लाओस, मलय, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, सुमात्रा और श्रीलंका।
इंडियन एलिफेंट कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न आसाम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा जो लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व है इंडिया में वो लोकेटेड है पेरियार में एंड नीलाम्बूर इन केरला एंड द शिवालिक इन उत्तराखंड। वहीं लार्जेस्ट एलिफेंट रिजर्व की यदि हम बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर है? पेरियार है एंड नीलाम्बूर केरला में है और शिवालिक पड़ते हैं उत्तराखंड में। स्टेटस की यदि हम बात करें तो जो एशियन एलिफेंट है इनको लिस्टेड किया गया है एज ए इंडेंजर्ड कैटेगरी IUCN रेड लिस्ट में 1986 से ही। एज द एलिफेंट पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइंड ओवर लास्ट 60 to 55 ईयर, पिछले 60 से 55 सालों में हम देखते हैं एशियाटिक एलिफेंट की संख्या तेज़ी से घटी है। 2019 में ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कम से भी कम 48,323 से लेकर के 51,680 इंडिविजुअल हमको लॉस देखने को मिला है। ए हाई डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट इज़ फर्दर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जन्म दर इनकी कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है, इसी के चलते चलते भी इनकी जो जनसंख्या है वो कम होते जा रही है। अब आगे हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो देखिए 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटाट लॉस्ट अक्रॉस एशिया सिंस 1700। सन 1700 से आज तक देखें तो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। आधे से ज़्यादा एलिफेंट का जो हैबिटाट है वो हमको लॉस्ट हुआ है। हैबिटाट का मतलब होता है आवास स्थल। हैबिटाट सुटेबल फॉर एशियन एलिफेंट अक्रॉस एशिया हैव डिक्रीज्ड बाय 64%। हाथियों के लिए जो उनका आवास स्थल है, उनका जो जंगल है वो काफ़ी कम हुआ है। लगभग 64% गिरावट हमको देखने को मिली है। मतलब 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो घट गया है सन 1700 से। एस्टिमेशन लगाया जा रहा है एक स्टडी के द्वारा, साइंटिफिक रिपोर्ट्स के द्वारा रिसर्चर लोगों ने ये एस्टिमेशन लगाया है द चेंज इन द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हमें किस चीज़ में चेंजेस देखने को मिल रहा है? फ्रेगमेंटेशन में चेंजेस देखने को मिल रहा है। एंड स्प्रीड ऑफ एशियन एलिफेंट इकोसिस्टम इन 13 कंट्रीज। हम देखते हैं कि जो एशियन एलिफेंट है ये लगभग 13 कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है थोड़े थोड़े मात्रा में पाया जाना। इसके अलावा वैज्ञानिक लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम एंड सुमात्रा ईच लॉस्ट मोर देन हाफ ऑफ देयर सुटेबल हैबिटाट रेंज। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, वियतनाम, सुमात्रा, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर 50% जंगल ख़त्म कर दिया गया है, इनका आवास स्थल ख़त्म कर दिया गया है। विद द ग्रेटेस्ट डिक्लाइन इन चाइना, सबसे ज़्यादा हमको चाइना में देखने को मिला है लगभग 94% और इंडिया में 86%। मतलब दो देश ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है इनके आवास स्थल को ख़त्म करने के मामले में। तो जो हाथी होते हैं, हाथी दांत के लिए इनका शिकार किया जाता है। ठीक है, हाथी दांत से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, सजावटी चीज़ें, कहीं कहीं पर इसका इस्तेमाल जो है औषधि के लिए भी किया जाता है, इसीलिए हाथियों का शिकार भी किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है, तस्मानियन डेविल फेशियल ट्यूमरस हिंट अबाउट इवोल्यूशन। तो यहाँ पर इवोल्यूशन की हमको जानकारी मिली है कि कैसे करके इनका इवोल्यूशन हुआ है, तो इसको भी हम देखेंगे। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फेशियल। फेशियल का मतलब होता है चेहरा से रिलेटेड, ठीक है, मुख से रिलेटेड, मुख संबंधी बोलते हैं। तो ये बताता है इसके इवोल्यूशन को। एक जो कंप्रहेंसिव जेनेटिक एनालिसिस है किसका? डेलिवेटिंग फेशियल ट्यूमर्स का, दैट हैव प्लाउड तस्मानियन डेविल्स फॉर 3 decades हैव ओपनड ए विंडो। यहाँ पर मुख से संबंधित जो ट्यूमर्स देखा गया है, ठीक है, जो कि हमें तस्मान डेविल्स में मिला है लगभग 3 दशकों से, इसने ओपन कर दिया है एक नई विंडो ऑन टू द कॉन्टेजियस कैंसर्स इवोल्यूशन इन एक्शन। तो कैंसर का इवोल्यूशन कैसे करके हुआ, कब से इसने काम करना चालू कर दिया है?
जो जेनेटिक्स डिस्कवर किए गए थे, दैट द फर्स्ट डेविल फेशियल ट्यूमर, जिसको क्या बोल रहे हैं, डेविल फेशियल ट्यूमर, जो कि इमर्ज होके आया था 1986 में, ए डिकेड बिफोर इट वाज डिटेक्टेड। तो जब हमने इसको डिटेक्ट किए थे उससे 10 साल पहले ए सेकेंड फास्टर म्यूटेटिंग ट्यूमर DFT2 एरोज इन 2011। इसके बाद हम देखते हैं जो फास्टर म्यूटेटिंग ट्यूमर है जो कि 2011 में उठकर खड़ा हुआ था, उभरा था, इसको डिस्कवर किया गया था 3 साल के बाद। जो तस्मानियन डेविल्स होते हैं आर बिकमिंग रेजिलेंट टू फेशियल ट्यूमर, और ये क्या है, रेजिलेंट माने जा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ को ये सह सकते हैं फेशियल ट्यूमर्स को। बट द रिसेंट इमरजेंस ऑफ DFT2 इज़ कंसर्निंग। तो जो तस्मानियन डेविल्स हैं ये क्या काम करते हैं, इस चीज़ को फेस तो कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो बॉडी है वो रेजिलेंट बनाई गई है। रेजिलेंट जैसे क्लाइमेट रेजिलेंस हम बोलते हैं, क्लाइमेट को सह सकने वाली चीज़ें। तो जो तस्मानियन डेविल्स है ये लोग इसके प्रति रेजिलेंट स्वभाव दिखा तो रहे हैं, लेकिन नया जो वेरिएंट हमको देखने को मिला है ये थोड़ा कंसर्निंग वाला है। ये तस्मानियन डेविल्स है, ठीक है। तो जो तस्मानियन डेविल है ये कार्निवोरस मार्सुपिशियल माना जाता है। तो तस्मानियन डेविल एक मांसाहारी धानी प्राणी है जो अब केवल ऑस्ट्रेलिया के द्वीप राज्य तस्मानिया के जंगलों में ही पाया जाता है। इसका आकार एक छोटे कुत्ते के बराबर होता है, और ये कब का लिखा रहा है, 1936 में थाईलेसीन के विलुप्त होने के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी धानी प्राणी बना था। इसके बाद साइंस की जो अगली खबर हम देखने वाले हैं वो H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड है। सबसे पहले H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में हम बेसिक जानकारी देखेंगे। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है जिसको हम बर्ड फ्लू बोलते हैं, एक ऐसे डिसीज़ की तरफ रिफर्स करता है जो कि कैसे फैल रहा है, इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप 1 वायरस। तो जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका टाइप ए, इसके चलते चलते एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू फैलता है। इनफ्रीक्वेंटली द वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स। बर्ड्स से कहाँ पर फैलेगा, मैमल्स में फैलेगा। एक फेनोमेनन है जिसको कहते हैं स्पिल ओवर, एंड रेयरली कैन स्प्रेड बिटवीन मैमल्स, और मैमल्स टू मैमल्स ये बहुत कम फैलता है। पक्षियों से मैमल्स में, मतलब स्तनधारी में ये फैलता है, लेकिन स्तनधारी टू स्तनधारी ये नहीं फैलता है, बहुत कम। H5N1 एक सब टाइप माना जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा का। एवियन इन्फ्लुएंजा को भी हम कई प्रकार से बांट देते हैं, उसी का और भी अंदर जब उसको हमने अलग अलग कर दिए, बांट दिए कैटेगरी, तो उसको हम H5N1 बोलते हैं। इसके पास ये पोटेंशियल है कि ये इन्फेक्ट कर सकता है अदर मैमल्स को, जैसे कि मिंस्क, फेरेट्स, सील्स, डोमेस्टिक कैट्स एंड अदर्स थ्रू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड बर्ड्स। कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स है उसको मिंक्स ने खा ली, फेरेट्स ने खा लिया, तो ये जो डोमेस्टिक कैट्स हैं ये इनसे, इस बीमारी से प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि उनका शव है, डायरेक्ट उनको उनका शिकार करके खाते हैं, या फिर उनके किसी हिस्से के इसमें संपर्क में आ जाते हैं, तो इससे ये बीमारी फैलती है। वहीं इंसानों में इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइल्ड से मीडियम से लेकर के सीवियर, मीडियम से लेकर के ख़तरनाक बीमारी हो सकती है इन्फ्लुएंजा की इलनेस। इसमें हमें इलनेस देखने को मिलता है, फीवर है, कफ है, हमारा गला थोड़ा सा भरा भरा लगता है, खराश आ जाती है, हमारे जो मसल्स हैं उनमें पेन होता है, नास हुआ, एब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में दर्द होता है, डायरिया की बीमारी हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है। इसके अलावा सांस से संबंधित बीमारी भी आपको हो सकती है, जैसे कि आपको सांस लेने में कठिनाई जा रही है, निमोनिया हो गया है। इसके अलावा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, वायरल निमोनिया की बीमारी हो गई है। इसके साथ साथ में आपका जो मेंटल स्टेटस है वो भी थोड़ा सा हिल जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा इंडिया में क्या स्टेटस है, इसको यदि हम देखें तो 2019 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था फ्री फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1।
हमने 2019 में अपने आप को ये घोषित किया था, विच हैज़ आल्सो बीन नोटिफाइड टू द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इस चीज़ की जानकारी हमने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ में दिया था। फिर क्या होता दिसंबर 2020 में और ऑलरेडी 2021 में हमें एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 का आउटब्रेक देखने को मिला, H5N8 का हमें आउटब्रेक देखने को मिला, वह रिपोर्टेड इन पोल्ट्री इन 15 स्टेट इन इंडिया। तो इस प्रकार से आपने डिक्लेयर कर दिए और फिर से आपके यहाँ पर H5N1 मिल रहा है, H5N8 मिल रहा है, मतलब आपके यहाँ से ये गया नहीं है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, कुछ एविडेंस ऐसे सजेस्ट करते हैं कि जो कुछ एंटीवायरल ड्रग हैं ये रिड्यूस कर सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ वायरल रेप्लिकेशन को एंड इम्प्रूव करते हैं प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये है कि यदि आप एंटीवायरल ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वायरल का जो फैलाव है वो रुकता है, आप ज़्यादा समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा के जो टाइप होते हैं उनको आप देख लीजिए। इन्फ्लुएंजा ए ये इन्फेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स, बर्ड्स को भी प्रभावित करेगा, अलग अलग जो एनिमल है उनको प्रभावित करेगा ए वाला। फिर जो बी होता है वो केवल ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। फिर जो सी टाइप रहता है ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस एंड पिग्स को, बट मोर रेयर देन टाइप ए एंड बी, तो ये रेयर ही हमें देखने को मिलता है। इन्फ्लुएंजा डी बी होता है जो कि कैटल को प्रभावित करता है। सब टाइप यदि हम देखें तो एवियन को जो कि इन्फेक्ट कर रहा है ह्यूमंस को, H5N1, H7N3, H7N7 और H7N9, H9N2, H10N8। स्वाइन ये भी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, H1N1, H1N2, H3N2 और मोस्ट कॉमन टाइप क्या है वो H1N1 है और H3N1 है। HPAI वर्सेस LPAI, ये जो सब टाइप्स होते हैं इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज हाई पैथ और लो पैथ बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक वायरस स्ट्रेन टू किल चिकन्स इन द लैब सेटिंग। कितना ये घातक होता है उसके हिसाब से इसको सब टाइप में हमने डिवाइड कर दिए हैं। न्यूज़ की तरफ चले और न्यूज़ को यदि हम डिस्कस करें तो जो H5N1 नामक बीमारी है इसने लगभग 50 मिलियन बर्ड्स को मार दिया है, स्प्रीड टू मैमल्स। ठीक है, इसके अलावा ये मैमल्स में भी हमको देखने को मिला है। ये वायरस है, इसके स्प्रीड को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक कैटास्ट्रॉफिक हो गया है टू ऑलरेडी इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज ग्लोबली। ऑलरेडी से जो कुछ ऐसी बर्ड की स्पीसीज हैं जो जिनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको डाला गया है। इनको हम कैसे बचाएंगे? ऑलरेडी लीडिंग टू मास एक्सटिंक्शन ऑफ सेवरल स्पीसीज़, क्योंकि जो बहुत सारी स्पीसीज़ हैं ऑलरेडी से एक्सटिंक्शन की कैटेगरी में चले गई हैं। 2023 में ठीक H5N1 ने लगभग 3000 सी लायंस को पेरू में मार दिया था। ये देखिए सी लायन से पेरू की ये घटना है। पिछला जो आउटब्रेक था उसके विपरीत में हाईली पैथोजेनिक सब टाइप ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 इज हैवीली इम्पैक्टिंग वाइल्ड बर्ड स्पीसीज। तो जो वाइल्ड बर्ड स्पीसीज हैं इनको ये ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। यदि हम एडिशन में बात करें, एडिशन टू पोल्ट्री, ईगल्स, पेलिकन, गीस, वाटरफाउल, गुल्स, फाल्कन एंड शोरबर्ड, ये जो है इम्पेक्टेड हुई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। हाई मॉर्टेलिटी इन वाइल्ड बर्ड, इसमें मॉर्टेलिटी कैसी है, मृत्यु दर कैसी है, हाई है। इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट जो हमारा इकोलॉजिकल है वो प्रभावित हो रहा, खतरे में पड़ रहा है। इसमें इंक्लूड है वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रीडेटर। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो प्रीडेटर है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं एंड अल्टरेशन इन स्पीसीज कंपोजिशन इन इफेक्टेड इकोसिस्टम। ये क्या है, वायरस म्यूटेट होते रहता, अपने आप को अलग अलग वेरिएंट में ढालते रहता और भी ज़्यादा ये मजबूत होते जाता है। इससे क्या है, ये ह्यूमन में भी फैल सकता है। A few sporadic cases of human H5N1 infection have been reported from Ecuador, Cambodia and Chile।
हम कह रहे हैं कि ये इंसानों में कम फैलता है, लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि ये देखिए इक्वाडोर, कंबोडिया और चिली जैसे देशों में इसका आउटब्रेक हमको देखने को मिला है। ये कैसे फैला होगा? इन्होंने इन्फेक्टेड चीज़ों को खाया होगा, पक्षी खाए होंगे, मछली खाए होंगे, और फिर उन्हीं से इनके ऊपर ये बीमारी फैल गई। इसके बाद नेक्स्ट जो साइंस की न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो सीज्मिक वेव से रिलेटेड हम देखने वाले हैं। सीज्मिक वेव, जिनको हम भूकंपीय तरंगें हिंदी में बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर जो परतें हैं, इसके अलावा सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगें होती हैं, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े बड़े भूस्खलन हो जाना, पृथ्वी के अंदर मैग्ना हिल जाना, ठीक है, और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। ठीक है, इंसान भी कभी कभी विस्फोट करते रहता है, जिसके चलते चलते हमको सीज्मिक वेव का निर्माण देखने को मिलता है। सीज्मिक वेव को हम भूकंपीय तरंगे बोलते हैं। इनको पी और एस टाइप में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये वाला चित्र आप देख रहे हैं। तो सीज्मिक वेव से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। तो ये जो मार्स है, क्या वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है, इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। वैज्ञानिक लोगों ने ऑब्जर्व किया है सीज्मिक वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू मार्स कोर। सीज्मिक वेव क्या कर जा रही हैं? मार्स के कोर से होकर के गुजर जा रही हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कन्फर्म मॉडल प्रिडिक्शन ऑफ अर्थ कोर कंपोजिशन, और यहीं से उन्होंने पता लगाया है कि इसका कोर कैसा हो सकता है। ठीक है, मंगल का जो आंतरिक हिस्सा है वो कैसा रहेगा। वैज्ञानिक लोगों ने यूज़ किया था कुछ सीज्मिक डाटा, जिसको प्राप्त किया गया था नासा के इनसाइट लैंडर से, ताकि वो डायरेक्टली मेजर कर सकें मार्स के कोर की प्रॉपर्टीज़ को एंड फाइंडिंग कर सकें कुछ कम्प्लीटली लिक्विड आयरन एलॉय कोर विथ हाई परसेंटेज ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर हमको लिक्विड आयरन एलॉय कोर मिला, यहाँ पर सल्फर ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक है, टू डिटरमाइन दीज डिफरेंसेस, इन चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए टीम ने ट्रैक किया था एक प्रोग्रेशन ऑफ टू डिस्टेंट सीज्मिक इवेंट का। किसका? दो अलग अलग सीज्मिक इवेंट। पहला कैसे करके हो रहा है? मार्स क्वेक, एंड अदर क्या है? लार्ज इम्पैक्ट, एंड डिटेक्टेड वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू प्लैनेट्स कोर। इन तरंगों को हमने कोर से होकर के गुजारा। जब इन तरंगों को हमने कंपेयर किया, द टाइम टेकन बाय वेव्स टू ट्रेवल थ्रू मार्स, कितना टाइम ये तरंगे ले रही हैं, विथ वेव्स दैट स्टेड इन मेंटल में कितना टाइम ले रही हैं, एंड कंबाइनिंग दिस इंफॉर्मेशन विथ अदर सीस्मिक एंड जियोफिजिकल मेजरमेंट, द टीम एस्टिमेटेड दैट डेंसिटी एंड compressibility ऑफ मटेरियल दैट वेव ट्रेवल थ्रू एज पर रिलीज। इन्हीं से ही उन्होंने पता लगाया था कि कितना टाइम ये ले रही हैं, कितना इनको ट्रैवल करने में टाइम पीरियड लग रहा है। तो वैज्ञानिक लोगों का जो रिज़ल्ट रहा वो ये इंडिकेट करता है कि जो मार्स है वो मोस्ट लाइकली कम्प्लीटली लिक्विड कोर वाला है, मतलब हमको तरल अवस्था में यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो थी मार्स से रिलेटेड कुछ जानकारी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था। आपका भी यदि कोई क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ये है इनकी ईमेल आईडी questioncorner@thehindu.co.in। यहाँ पर जाकर के आप अपना क्वेश्चन सबमिट करिए और उसका आंसर पाइए। अगली साइंस की जो न्यूज़ है वो आयरन डेफिशिएंसी से रिलेटेड है। आयरन की कमी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या रीज़न है जिसके चलते चलते हमारी बॉडी में आयरन कम हो जाता है। कुछ छोटे छोटे स्टडी किए गए हैं इंडिया में, जो कि सजेस्ट करते हैं कि 50% जो एनीमिया है, 50% ऑफ एनीमिया इज़ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी के चलते चलते एनीमिया हो रहा है। कंप्रहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे CNNS ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, तो भारतीय बच्चों का एक सर्वे किया गया था 1 से 19 साल तक, और मेज़रमेंट किया गया था हीमोग्लोबिन को एंड अदर मार्कर सच एस फेरिटिन फॉर आयर एंड सेरम B12 एंड फोलेट लेवल। क्या क्या चीज़ यहाँ पर पता लगाया गया है हीमोग्लोबिन का,
इसके अलावा कुछ और चीज़ें जैसे कि फेरेटिन आयरन के लिए और सीरम B12 और फोलेट लेवल नापा गया। तो जो एडोलसेंट गर्ल होती हैं 10 से लेकर के 19 साल की किशोर लड़कियां, फोलेट और B12 की डेफिशिएंसी वाले एनीमिया से ये ग्रसित हैं। कितने में? 22% लड़कियों में। आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया हमको 27% लड़कियों में देखने को मिला। एनीमिया ड्यू टू अननोन ओरिजिन एंड इन्फ्लेमेशन अकाउंटेड 31%, और एक अननोन रीजन के चलते चलते भी हमको 31% देखने को मिला था एनीमिया के बिकारी। यहाँ पर बहुत सारे स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डिसीजन बताया जाता है कि क्या रीज़न है, क्यों आखिर ये आयरन की कमी हो रही है। मेजर फ्लॉस इन टी फोर्टिफिकेशन स्टडी, तो टी के लिए आप यदि फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ मेजर फ्लॉस हो सकते हैं। जैसे चावल का फोर्टिफिकेशन करते हैं, उसमें एक्स्ट्रा आप प्रोटीन, वसा, फाइबर, खनिज तत्व मिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इससे गरीब लोगों का जो कुपोषण है उसको ख़त्म कर देंगे। इसी प्रकार से यदि आप टी में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो इसका भी कुछ फ्लॉस हो सकता है, नुकसान हो सकता है। एक अध्ययन है जिसको सांगली महाराष्ट्र में किया गया था 43 वुमेन के ऊपर। इसमें 43 वुमेन पार्टिसिपेंट रही थी ताकि इवैल्यूएट कर सके, पता लगा सके टी फोर्टिफिकेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसमें फोलेट और विटामिन B12 दिया जाता है ताकि एड्रेस किया जा सके एनीमिया को एंड प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को भी रोका जा सके बच्चों में इज रिडल्ड विथ प्रॉब्लम, लेकिन ये समस्याओं से ग्रसित है। फ्रंट पेज की तरफ चलें तो पहली जो न्यूज़ आई है, हमारे देश के जो शोध संस्थान हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनकी कुछ ओवरहालिंग की जाना, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is the main source of funds and sustenance for at least 30 autonomous research bodies। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये क्या काम करती है? ये पैसा देती है। इसके अलावा इसी के चलते चलते कम से कम हमारे देश के जो 30 ऑटोनोमस रिसर्च की बॉडी हैं वो चल पा रही हैं, और कुछ कुछ ऐसी हैं जो कि ग्लोबली वर्ल्ड लेवल की हैं। इज़ इन द मिडल ऑफ rationalizing exercise that involve merging, disengaging and even closure of organization। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? हो सकता है 2 संस्थाओं को मर्ज किया जाए, ठीक है, डिसंगेज कर दिया जाए, या फिर बहुत सारे संस्थाओं को सरकार बंद करना चाहती है। ये जो एक्सरसाइज है एक हिस्सा मानी जाती है लार्जर प्रोजेक्ट इनिशिएशन का केंद्र सरकार के द्वारा। वो रिड्यूस करना चाहती है नंबर ऑफ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को फंडेड बाय वेरियस मिनिस्ट्रीज़। अलग अलग मिनिस्ट्री जो इनको फंड दे रही है तो उसको कैसे करके हम रिड्यूस कर सकते हैं। अमंग दोज टू बी मर्ज अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट इन इज़ द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलुरु, ठीक है। वहीं यदि हम उनमें से एक रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बंगलुरु है, इसको क्या है मर्ज किया जाएगा डॉक्यूमेंट के हिसाब से। यदि हम देखें एक डॉक्यूमेंट है जो कि कहता है कि 30 जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो कि DST के अंतर्गत आती हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिकमेंड दिया है कि जो 8 हैं ये बचेंगी विथआउट चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 18 को मर्ज किया जाएगा, किसमें? 2 ठों में। एंड द गवर्नमेंट डिसंगेज फ्रॉम 3, और कुछ ऐसे हैं जिनको सरकार अपना रुपये पैसा देना बंद कर देगी। एंड 1 विज्ञान प्रसार बी वाउंड अप एंड इट्स फंक्शन कैरी आउट बाय द मिनिस्ट्री, और इसका फंक्शन किसके द्वारा किया जाएगा? मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद बायजूस चर्चा में रहा है। बायजू फेस कर रहा है किस चीज़ को? फेमा कानून के वायलेशन को। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सर्च द प्रेमाइसिस ऑफ थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड विच इज रन्स द पोर्टल बायजूस इन बंगलुरु ऑन सैटरडे। तो ईडी की तरफ से ये पता लगाया गया है कि लगभग जो 28,000 करोड़ रुपया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, वो आया है अंडर स्कैनर, और इसको क्या है जांच पड़ताल में अभी रखा गया है। निकोबार में सरकार नए नए प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है, ठीक है, और जो अंडमान निकोबार के जो निवासी लोग हैं वो इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारे रीजन हैं, जैसे उनका जो रोज़गार की समस्या है, उनकी संस्कृति ख़त्म होने की समस्या है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वहाँ पर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं, वहाँ के जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रभावित हो सकते हैं। तो जो एसटी पैनल है उसने कहा है जो निकोबार प्रोजेक्ट है वो वायलेट कर रहा है ट्राइबल के राइट्स को। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी ने अपनी चिंता जाहिर करी है और आरोप लगाया गया है, ठीक है, जो कि आप क्लियरेंस दे रहे हैं कि 72,000 करोड़ रुपया का ये प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट जिसको बोल रहे हैं, ये वायलेट करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट FRA 2006 का। द पैनल इज issued notice in April to district authorities on the Andaman and Nicobar Island on ground that project will significantly affect the rights of local tribes people। वहाँ के जो लोकल आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों को ये प्रोजेक्ट प्रभावित करने वाला है, ऐसा कहना है SC/ST के लिए जो पैनल बनाया गया है उसका। तो गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्या उद्देश्य है, 7.114 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ट्राइबल रिजर्व फॉरेस्ट लैंड, इसका इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर सोमफेन पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप। सोमफेन क्या है, यहाँ की आदिवासी की जनजाति है, आदिवासी भी स्पेशल टाइप की है, वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। एंड निकोबार रेसाइड इट इंस्टीट्यूट दैट लोकल पीपल विल नॉट डिस्प्लेस्ड फॉर प्रोजेक्ट। सरकार कह रही थी कि जो लोकल लोग हैं उनको हम इस प्रोजेक्ट के चलते चलते हटाने वाले नहीं हैं। इसके बाद साइंस की जो नेक्स्ट न्यूज़ आप देखने वाले हैं वो पेंटेड स्टॉर्क से रिलेटेड है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पक्षी जिसको पेंटेड स्टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है माइकिटेरिया ल्यूकोसेफला। कंजर्वेशन का स्टेटस इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में रखा गया है, तो ये पक्षी न्यूज़ में रहा है इसलिए इसका जो कंजर्वेशन का स्टेटस है वो पूछा जा सकता है। द पेंटेड स्ट्रोक ये लार्ज वेडर माना जाता है, ठीक, जंगली या ढोक, जिसका वैज्ञानिक नाम है माइक्टोरिया ल्यूकोसेफला। तो सिकोनिया वंश का एक जैव वैज्ञानिक जाति है, ये बड़े आकार के पक्षी होते हैं और केवल भारतीय उपमहाद्वीप तथा उसके समीप दक्षिण पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में ही मिलते हैं और ऋतु अनुसार ये प्रवास नहीं करते हैं अन्य जातियों की तरह, ये इनकी खास बात है। कंजर्वेशन का स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग हो रही है और इसको माइकिटेरिया के रूप में क्लासीफाई किया गया है, मास, ऑर्डर, लेंथ, फैमिली, इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी हम एनजीटी के बारे में भी देख लेते हैं। एनजीटी जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारतीय हरित प्राधिकरण जिसको हिंदी में बोला जाता है, तो एनजीटी एक्ट 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना होती है और ये किस प्रकार के मुद्दे देखता है, ये मुद्दे देखता है पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। तो ये एक विशेष पर्यावरण की अदालत होती है जो पर्यावरण संरक्षण, वनों का संरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई करती। तो अदालतें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे उनके पास मामले पेंडिंग रहते हैं, इसीलिए पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दों की सुनवाई है तुरंत से तुरंत होना चाहिए, इसके लिए एक प्रकार से अदालत की स्थापना की गई थी जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में बनाया गया है और 4 ठो जो है अलग अलग जगह हमको इसके ऑफिस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि भोपाल, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई में। इसमें एक अध्यक्ष रहता है जो कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहते हैं या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। इसमें कुछ न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य भी शामिल किए जाते हैं। प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम हो सकता है कितना, 20 हो सकता है। अब हाल ही में ये एनजीटी न्यूज़ में रहा था, कोच्चि में ये जो लैंडफिल भरा हुआ है कचड़े का गुब्बारा आप देख रहे हैं, आग लगा दी गई है।
एनजीटी इससे डिसअपॉइंटेड है ओवर डिले इन रिमूवल ऑफ ब्रंट वेस्ट फ्रॉम ब्रह्मपुरम यार्ड।